है आंसर की आपको रात में मिलेंगी, ठीक है? Okay, रात को शेयर कर दूंगा। आई थिंक रुबीना यू माइट नॉट बी हैविंग माय नंबर, आई विल शेयर दैट विद यू बाय द एंड ऑफ द क्लास। सो आप भी लाइक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके यू कैन शेयर द असाइनमेंट विद मी, ठीक है? यस सर, आपने देखा नहीं, भेजिए सर। आपने तो भेज दिया है अपेक्षा, आपने तो भेज दिया है। आई थिंक जिनका बाकी उनका, जिन्होंने भेज दिया उनको आंसर की मिल जाएगा रात तक, ठीक है? वी गेट द आंसर की बाय द एंड ऑफ द डे। ऑलराइट, चलिए let me start the screen share. ये हमने यहाँ पे देखा था, वी हैव अंडरस्टूड क्या होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने देखा था यहाँ पे कैसे मेरे स्पर्मेटिड यहाँ पे बन रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि उसके बाद आपका स्पर्मियोजेनेसिस आपके यहाँ पे कैसे होता है। वी हैव सीन कि आपके जो स्पर्मेटिड्स जो आपके यहाँ पे बने हैं उनका कोई शेप नहीं है, उनका कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है। उनको हम कन्वर्ट करेंगे, विल ट्रांसफॉर्म देम इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड देन यू आर गोइंग टू लाइक यू कैन देन सेंड देम टू डिफरेंट प्लेसेस। बट जब उन्हें आप स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पर्मियोजेनेसिस। दैट प्रोसेस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी जो हमने पिछले क्लास में देखी थी। नाउ आफ्टर स्पर्मोजेनेसिस एक होता है आपका टर्म यहाँ पे स्पर्मिएशन, जहां पे हमने देखा था कि आपके स्पर्म बनने के बाद दे विल गेट देयर हेड इनसाइड द सर्टुली सेल। उनका हेड एम्बेड हो जाएगा सर्टुली सेल के अंदर, और फिर वहां से इन स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द आउट ऑफ द सेमिफरस ट्यूब्यूल, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय स्पर्मिएशन। याद रखना, स्पर्म्स को आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखने वाले लाइक सर्टुली सेल्स के अंदर, इन द सेमिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। आपको उन्हें स्टोर करना है एपिडाइडाइमिस के अंदर। सो सिंपल सी बात है, स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद आप उन्हें वहां से रिलीज कर दोगे, और उस रिलीज करने के इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ स्पर्मिएशन। तो इसके ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दो टर्म्स क्लियरली याद रखना, प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस टू टर्म्स, राइट? सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज बीन रिटन ओवर हियर। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ हार्मोन, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आपके हार्मोन यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखिए, सो हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन में है, हाँ जी गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग। सो हाइपोथैलेमस से आपके यहाँ पे कुछ आएंगे हार्मोन, सो यू हैव द हाइपोथैलेमस एंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस सम हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड। सो हाइपोथैलेमस में से जो आपके यहाँ पे हार्मोन रिलीज किए जाएंगे, those hormones are going to be your GnRH. So यहाँ से एक हार्मोन आपका आएगा जिसको हम कहते हैं GnRH. GnRH स्टैंड फॉर माय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब याद रखना, ये जो हार्मोन आपका आ रहा है, ये हार्मोन के बारे में आपने ऑलरेडी सुना है आपके 11th ग्रेड के अंदर, या रीड अबाउट दिस GnRH। यस सर। तो ये हार्मोन आपका आएगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा। GnRH will actually come and tell the anterior pituitary, ये आके एंटीरियर पिट्यूटरी को आके बोलेगा, दिस विल कम एंड टेल द एंटीरियर पिट्यूटरी टू डू समथिंग। तो इसने आके बोलना है मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि यहां से वो कुछ हार्मोन को रिलीज करे। सो एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे क्या करता है, इसने रिलीज करने मेरे यहाँ पे दो हार्मोन। सो एंटीरियर पिट्यूटरी इज गोइंग टू रिलीज टू हार्मोन्स। कौन से दो हार्मोन? एक होगा आपका यहाँ पे LH, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा FSH। द सेकंड हार्मोन हियर इज गोइंग टू बी योर FSH। तो याद रखना, एक हार्मोन आपका यहाँ पे होता है LH, और दूसरा हार्मोन जो हम यहाँ पे रिलीज करवाएंगे वो आपका यहाँ पे होगा FSH। सो ये दो हार्मोन आपके रिलीज किए जाएंगे फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक बार फिर सुन लो अगर एकदम से ये चीजें समझ नहीं आ रही तो, राइट? देखो, ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है? यहां से आपके कई सारे रिलीजिंग हार्मोन आते हैं। सो एक रिलीजिंग हार्मोन को जहां पे नाम है वो है आपके यहाँ पे GnRH, जिसका पूरा नाम है आपका यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट? ये GnRH जाके बोलेगा मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी भी ब्रेन के अंदर ही आपका लोकेटेड होता है, राइट? इट इज अ मास्टर ग्लैंड जो आपके ब्रेन के अंदर आपको मिल जाएगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपका रिलीज करेंगे आपके दो हार्मोन। एक का नाम आपका यहाँ पे होगा LH, दूसरे का नाम आपका यहाँ पे होगा FSH, ठीक है? LH stand for my luteinizing hormone and FSH will stand for my follicle stimulating hormone. अब देखते कि ये लोग करेंगे क्या।
अब यहां से चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो। FSH जब आपका आएगा, सो इट विल गो एंड एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। FSH आएगा, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। तो ये जाके सर्टोली सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स पे एक्ट करने के बाद इट बेसिकली हेल्प्स इन द इवेंट ऑफ माय स्पर्मियोजेनेसिस। ये बेसिकली आपकी मदद करता है, इट प्रमोट्स द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब ये सर्टोली सेल के ऊपर जाके काम करेगा तो ये क्या बोलेगा उसे, इट विल गो एंड टेल द सर्टोली सेल टू रिलीज सम फैक्टर्स, टू रिलीज सम फैक्टर्स। और एक फैक्टर का यहाँ पे नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, और यू कैन ऑल्सो कॉल एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP। ये नाम याद रखना कि आपके जो सर्टोली सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, सर्टोली सेल एक फैक्टर को रिलीज करता है, फैक्टर मतलब एक प्रोटीन ही होता है, ठीक है। और वो फैक्टर आपके यहाँ पे होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये किसके कहने पे रिलीज किया जा रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH। आप एक सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हो कि मेरा सर्टोली सेल मेरी यहाँ पे मदद करेगा टू कैरी आउट स्पर्मियोजेनेसिस, टू इनिशिएट और प्रमोट, इट एक्चुअली हेल्प्स टू प्रमोट माय स्पर्म। सो बेसिकली FSH की मदद से आप यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस आप करा पाते हो। सो सर्टोली सेल आपके यहाँ पे मदद करते हैं आपके स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। और ये स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए आपका FSH आपके यहाँ पे मदद करता है। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दैट इज वन थिंग सर्टोली सेल आर नोन फॉर। इतना ही इनका आपको यहाँ पे काम याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं उसी तरीके से हमारे LH के बारे में, when we discuss about the LH, तो LH जाके एक्ट करेगा एक सेल के ऊपर जो मेरा होता है प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस में, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज माय लेडिक सेल्स। ये सब याद रखना, ये आप सम सेल्स कॉल्ड एज माय लेडिक सेल्स जो आपको मिलेंगे आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। अब ये जो सेल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं लेडिक सेल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, ये सेल्स जो आपके यहाँ पे होंगे, ये सेल रिलीज करेंगे आपका एक मेल सेक्स हार्मोन, एंड दैट मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एज माय टेस्टोस्टेरोन। सो लिडिक सेल आपके यहाँ से रिलीज करेंगे आपका टेस्टोस्टेरोन, दैट इज माय मेल सेक्स हार्मोन। अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है, आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दिस इज ऑल हैपनिंग, ये सब आपका हो रहा है LH के गाइडेंस के अंदर। सो LH आपका होता है जो आपके आके बोलेगा लेडिक सेल को कि आप रिलीज करो टेस्टोस्टेरोन को, एंड दैट टेस्टोस्टेरोन इज द वन विच विल एक्चुअली हेल्प इन द प्रोमोटिंग योर स्पर्म फॉर्मेशन में भी आपकी मदद करेगा, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी आपका प्रमोशन करेगा। तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, और वो आपका आ रहा है फ्रॉम द लेडिक सेल्स। दैट इज समथिंग व्हिच विल फाइंड कमिंग फ्रॉम द लेडिक सेल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज व्हाट लेडिक सेल्स आर नोन फॉर। तो हार्मोन वाला कंपोनेंट याद रखना कि LH आके किस पे काम कर रहा है, FSH आके किस पे काम कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी इस नाम तो आप जानते हो, लेकिन ये हार्मोन किस पे आके एक्ट कर रहे हैं, LH एंड FSH, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। महेश कुछ कहना चाहे सर, एक बार रिकैप करा दीजिए। रिकैप बेटा लेट क्यों आए क्लास में, आप ये बताओ। रिकैप तो ठीक है, लेट आए क्यों, कहाँ थे आप? सर लाइट सर 4 दिन सही है, ऑलराइट ठीक है, ओके चलिए। हाइपोथैलेमस से आपका यहाँ पे आएगा GnRH, दैट इज माय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो आके जाके बोलेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज माय LH एंड FSH। सो एंटीरियर पिट्यूटरी भी आपका वहाँ पे ब्रेन में आपका लोकेटेड होता है, इट इज वन ऑफ द मेजर ग्लैंड। ये ग्लैंड से आपके दो हार्मोन आपके रिलीज किए जाएंगे, LH एंड FSH। FSH जाके बोलता है सर्टोली सेल को, और FSH सर्टोली सेल को जाके क्या बोलेगा, टू रिलीज वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज माय एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम इवन फैक्टर भी कह सकते हैं, राइट। और यही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। दिस अल्टीमेटली हेल्प्स इन द स्पर्मियोजेनेसिस में भी आपकी मदद करता है। तो याद रखना FSH जाके सर्टोली सेल के जाके बोलेगा, कुछ जाके बोले, इट विल गो एंड टेल द सर्टोली सेल, एंड द सर्टोली सेल विल हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। LH जाके बोलेगा लेडिक सेल को टू रिलीज माय टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, जो यहाँ पे हार्मोन रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट्स ऑन द एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस का मतलब ही यहाँ पे आपका होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LH will act on the Leydig cells and stimulate the secretion of the androgen. LH जाके बोलेगा लेडिक सेल को कि आप अपना एंड्रोजन रिलीज करो, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन।
एंड्रोजन जो आपका होता है इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ माय स्पर्मेटोजेनेसिस। सो एलएच जो आपका टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे होगा वो आपका प्रमोट करेगा आपका यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH act on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factors। जब वो बोल्ड है some factors, याद रखना मैंने इस फैक्टर का नाम आपको पहले बता दिया, that factor is called as my androgen binding protein। इसको रिलीज कराता है which helps in the process of your spermiogenesis, जो आपकी मदद करता है in the spermiogenesis के अंदर। तो इतने इवेंट्स आपको याद रखने हैं। याद रखना कौन सा हार्मोन आ रहा था, कौन सा हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, एंड अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। दैट इज समथिंग ऑल यू हैव टू नो इन दिस। ये इतनी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, दिस इज माय स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। आई होप इसके लेके किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये हमने हमारे यहाँ पे कर लिया। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे थे। कुछ होमवर्क भी हमने आपको यहाँ पे दिए थे। आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क एज वेल, राइट। सो इनको हम एक बार फिर बाद में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज गोइंग टू बी माय oogenesis। तो oogenesis वाली कहानी अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर। ओके, बिफोर दैट वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। या सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म ओवर हियर। तो जब हम यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ को यहाँ पे हम देखते हैं, सो लेट्स ट्राई टू सी सम फीचर्स ओवर हियर। तो जब आप स्पर्मेटोजोआ को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ एरियाज आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो लेट्स से व्हेन यू ऑब्जर्व अ स्पर्म, सो यू विल हैव थ्री पार्ट्स। यू विल हैव द हेड पार्ट, so here you will have the head region, right? You will have the middle piece, you will have a middle part, एक middle part आपको यहाँ मिल जाएगा। You will have a middle region over here, you have a middle part, and then you have a long tail, then you will have a long tail। अब इन सबके बीच में एक छोटा सा एरिया हम यहाँ पे कई बार मिस कर देते हैं, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन आगे हमें दिखेगा। दैट इज अ नेक रीजन। मिडल पार्ट और हेड के बीच में यू विल हैव अ स्मॉल नेक आपको मिलते हैं यहाँ पे। यू विल हैव अ स्मॉल नेक विच आल्सो बीन सीन ओवर हियर, राइट। तो स्पर्म के आपके कुछ एरियाज आपके होते हैं, हेड, मिडल पार्ट, टेल, एंड यू हैव अ नेक रीजन। अब हेड पार्ट जो आपका यहाँ होता है, हेड में आपको दो चीजें याद रखनी है। हेड में आपको दो चीजें यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, और वो दो चीजें आपकी यहाँ पे होती है। एक आपका होता है एक्रोजोम, जिसको हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा एक्रोजोम, प्लस यू विल हैव अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी, ये मिलेगी स्पर्म के हेड के अंदर। एक बार आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया, इट विल हैव अ हेड पार्ट, हेड पार्ट विल हैव टू थिंग्स, विल हैव अ एक्रोजोम एंड विल हैव अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक्रोजोम कौन है, तो याद रखना इट्स अ बैग ऑफ एंजाइम्स। एक्रोजोम इज नथिंग बट अ बैग ऑफ एंजाइम। इसमें आपको कई सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो एक्रोजोम को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ बैग ऑफ एंजाइम। इट इज नथिंग बट अ बैग ऑफ एंजाइम्स, बैग ऑफ एंजाइम्स, राइट। अभी जो बैग ऑफ एंजाइम, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये बैग ऑफ एंजाइम बनाया किसने या कौन से ऑर्गेनल ने ये बनाया, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस एक्रोजोम बनाता है स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर जो स्पर्म का जो हेड होता है, वहां पे जो आपको एक्रोजोम मिलेगा, दैट इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी एपरेटस। और इसमें आपको मिलते हैं कई सारे स्पर्म एंजाइम। इट विल फाइंड नंबर ऑफ एंजाइम्स ओवर इट, जिन्हें हम इवन कहते हैं एज अ स्पर्म लाइसिन। सो एक्रोजोम विल हैव नंबर ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे जो एंजाइम्स मिलते हैं, सो आई विल राइट ओवर हियर, यू विल हैव नंबर ऑफ एंजाइम्स ओवर हियर। और जो एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उनको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन्स, ठीक है। तो ऐसा समझो कि एक बैग में बहुत सारे एंजाइम डाल के हमने रख दिया हमारे टिप के ऊपर, एंड दैट टिप पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्रोजोम। क्या काम करता है वो सब हमने बाद में देखते हैं, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, समथिंग विल हैव अ लुक एट दैट लेटर, बट दिस इज समथिंग विल फाइंड एट द हेड, दैट्स गोइंग टू बी द एक्रोजोम, राइट। बाकी हैप्लॉइड न्यूक्लियस में तो आपको मिलेगा आपका क्रोमोसोम, सो दैट्स नॉर्मल थिंग। मिडल पार्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। सो मिडल पार्ट इज नोन टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस विल हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही स्पर्म स्विम करके जाता है एम्प्यूला इस्थिमस तक। सो आपका ये जो स्पर्म रहेगा, इट कैन ट्रैवल स्मूथली, इट कैन ट्रैवल रैपिडली बाय यूजिंग द एनर्जी। सिंपल सी बात है भैया, अगर आपको स्विम करके जाना है तो यू नीड टू हैव एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम द मिडल पार्ट। क्योंकि मिडल पार्ट में यू हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, और इन माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से आप एनर्जी जनरेट करते हो, और वो एनर्जी यूज करके आप स्विम करके जाते हो आपके डेस्टिनेशन तक, विच इज गोइंग टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब।
तो यहाँ पे ये करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएंगे। देन यू हैव द टेल और नेक भी है। सो नेक को भी हम देखते हैं एक बार फिर वापस से। सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर। सो यू कैन सी द एक्रोसोम, यू कैन सी द हेड, जहां पे आपको आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा, राइट। देन यू हैव द मिडिल पार्ट दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना जनरेट्स एनर्जी, एंड देन यू हैव द टेल पार्ट। अब नेक वाले एरिया में आप देखना, यहाँ पे नेक वाले पोर्शन में यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रियोल। नेक वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे मिलेंगे देखते हुए आपके सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल आपको मिलेंगे दो लोकेशन पे, याद रखना सेंट्रियोल आर सीन इन टू लोकेशंस। जो सेंट्रियोल आपको नेक में यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, कॉल देम एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। तो ये तो हमें सेंट्रियोल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, अब ये बात याद रखना, इन सेंट्रियोल्स का काम क्या होगा। जब स्पर्म जाके फ्यूज करेगा oocyte के साथ, जब स्पर्म जाके ओवा के साथ, ओवम के साथ जाके फ्यूज करता है, तो फ्यूजन होने के बाद आपका जायगोट बनता है। फ्यूजन होने के बाद आपका जायगोट बनेगा। अब जैसे ही जायगोट बना, जायगोट को करना होगा माइटोसिस। जायगोट बनने के बाद जायगोट को करना होगा माइटोसिस, और वो माइटोसिस करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। टू कैरी आउट द माइटोसिस यू नीड टू हैव अ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, और वो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ सेंट्रियोल। वो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए यूनिट है वो सेंट्रियोल, और इसलिए इन सेंट्रियोल्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना, जब भी आपके सामने ये सेंट्रियोल्स आए जो नेक में लगे हुए हैं, पहले याद करना कि सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है। सेंट्रियोल्स का काम होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर आपको बना के देते हैं ये लोग, तभी आप माइटोसिस कर पाते हो, राइट। तो याद रखना आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको माइटोसिस करना पड़ेगा, तो वो माइटोसिस कराने के लिए आपके सेंट्रियोल्स आपके यहाँ पे मदद करेंगे। दिस सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट ड्यूरिंग दैट माइटोसिस। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या करते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तो याद रखना पोस्ट फर्टिलाइजेशन यू हैव टू कैरी आउट माइटोसिस, और वो करने के लिए आपके यहाँ पे लोग मदद करेंगे। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू, राइट। उसके बाद आपको कुछ सेंट्रियोल आपको नीचे भी मिलते हैं, लेकिन उनको हम यूज कर लेते हैं। सो लेट मी शो यू, देयर आर गोइंग टू बी सम सेंट्रियोल, जस्ट वेट अ मिनट, कलर चेंज नहीं हो रहा। हाँ, तो कुछ सेंट्रियोल आपको यहाँ पे भी मिलेंगे इन दिस एरिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे, और उन सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिस्टल सेंट्रियोल। उन सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिस्टल सेंट्रियोल्स, लेकिन हमने इसे यूज कर लिया है। बेसिकली यहाँ पे होते थे पहले, लेकिन हमने यहाँ पे यूज कर लिया। आपको याद रख, डिस्टल सेंट्रियोल्स यूज करके हम क्या बनाते हैं, मोनिका रुक जाओ। डिस्टल सेंट्रियोल्स यूज करके हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा फ्लैजेला। जो हमारा जो टेल जो यहाँ पे बनता है ना, हमारा जो टेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट टेल इज नथिंग बट अ फ्लैजेला, इट्स अ लॉन्ग फ्लैजेला, और वो हमने बनाया यूजिंग द डिस्टल सेंट्रियोल्स। अगर आप याद करो तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि सेंट्रियोल्स का इस्तेमाल करके हम फ्लैजेला और सीलिया भी बना सकते हैं, यस सर, 9 राइट। तो वही यहाँ पे हमारे जो सेंट्रियोल्स है ना, डिस्टल सेंट्रियोल्स, इसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे फ्लैजेला बनाया है, और उसकी मदद से हम यहाँ पे फिर लाइक वी कैन यूज दिस स्पर्म टू स्विम इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखना व्हाट इज माय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, व्हाट इज माय डिस्टल सेंट्रियोल, ये चीज याद रखना। और इनके काम क्या होते हैं याद रखना, मेनली प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम, क्योंकि ये आपको यूज करेगा ड्यूरिंग द माइटोसिस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मोनिका बताइए, क्या सवाल है आपका। सर जो डिस्टल सेंट्रियोल्स होंगे वो मिडिल पार्ट के, मतलब मिडिल पार्ट में होंगे वो? नहीं, बिलो द मिडिल पार्ट। डिस्टल सेंट्रियोल्स आप देखो मिडिल पार्ट के नीचे आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे, राइट, जस्ट बिलो द मिडिल पार्ट यू विल हैव मिडिल पीस, यू विल हैव द डिस्टल सेंट्रियोल्स। सर मतलब फिर टेल में होंगे वो? नहीं, राइट अंडरनीथ द मिडिल पीस, उसके नीचे आप यहाँ पे सेंट्रियोल लेंगे और वहां से फिर वो टेल बनेगी, ठीक है। राइट अंडरनीथ द मिडिल पीस, आपको ऐसा याद रखना है। वहां पे आपको लेंगे आपके डिस्टल सेंट्रियोल, जिनको आपने यूज कर लिया, यूज करके हमने वहां पे टेल बना ली, ओके, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्पर्म, राइट। So that is something you have to know in this proximal tubule, centriole and the distal centriole. ये हमने यहाँ पे देख लिया, आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस बार फिर। You have a middle piece, head, neck, tail, you should know that. Middle piece को आपको सिर्फ एक बात के लिए याद रखना है, प्लीज कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। It is going to be known for my mitochondria, और mitochondria जब भी आपके सामने टर्म आ रहा है, आपको बस एक ही बात याद आती है, that is your power house of cell, right? यहाँ पे भी उसने वही करना है, यहाँ पे भी आपके लिए उसने यहाँ पे ATPase बनानी है, ताकि आप स्पर्म को स्पीड में आप रन करा सको, राइट। सो यहाँ पे एटीपी बनेगा तो उसे यूज करेगा मेरे यहाँ पे फ्लैजेला, एंड देन यू विल फाइंड इट विल बी रनिंग थ्रू आउट द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो,
टेल देख लिया हमने, नेक देख लिया, हेड देख लिया, हेड में क्या होता है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. So the head of the spermatozoa contains elongated haploid nucleus. We know that. The head is covered by a cap-like structure called as a acrosome. So acrosome is a bag of enzyme जहाँ पे आपको कई सारे enzymes आपको देखने को मिल जाएंगे. So acrosome contains numerous enzymes like a protease, acid phosphatase, hyaluronidase, right? ये सारे enzymes आपको मिलेंगे acrosome के अंदर and they help in the fertilization of the ovum. देखो ओवम के तरफ फर्टिलाइज करने के लिए आपको कुछ बैरियर्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है. ओवम के अंदर जाने के लिए आपको कुछ बैरियर्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है और उस बैरियर्स को आप डाइजेस्ट करोगे यूजिंग द एक्रोसोम्स. इन एंजाइम्स की मदद से आप उन बैरियर्स को डाइजेस्ट करते हो एंड देन यू रीच इनसाइड द ओवम. बोलो बेटा बोलो, और हैंड रेज कर लो बोलने के पहले. बताओ. सॉरी सर. सर कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो नहीं ट्रैवल कर पाते, तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंस की वजह से होता है? नहीं, some sperms will have a mitochondria which not be able to generate huge amount of energy. Some sperms are being eaten by some other cells inside the female genital tract. Some sperms are not able to survive in a change in the medium. कुछ sperms की motility ही कम होती है. उनकी motility कम होने के कई सारे reasons होते हैं. They might have a small flagella. They might have less number of mitochondria. ठीक है, तो ये सारे आपके reasons होते हैं. उसके वजह से वो लोग आपके destination तक पहुंच नहीं पाते हैं. ठीक है. So that उसमें भी आपको वेरिएशन मिलता है स्पर्म्स के अंदर की. कुछ होते हैं फास्ट, कुछ होते हैं स्लो. ठीक है. Now the middle piece possesses numerous mitochondria. Something I've already told you. ये 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, राइट? तो ये वाला पॉइंट मेन याद रखना, एंजाइम्स वाला. स्पर्म मोटिलिटी इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी इनफ नहीं होती देन फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस आपके यहाँ पे कम हो जाते हैं, राइट? ये है आपके एनसाइड का पिक्चर, और प्लीज ये एनसाइड का पिक्चर भी याद रखना क्योंकि लेबलिंग करने के लिए एग्जाम में यही देंगे आपके सामने वो. सो यू शुड नो कि कहाँ पे क्या आएगा. यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट? Now, after this, so now let's see. A human male ejaculates around 200 to 3 million sperms during a coitus. ये नंबर याद रख लेना. Inside का ही नंबर ही है. And at least, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. At least 60% sperm must have normal shape. At least आपके जितने भी sperm आप रिलीज कर रहे हो उसमें से 60% sperm should have a normal shape and size. And उसमें से at least 40% of them must show vigorous motility for normal fertility. तो आपके एटलीस्ट 60% स्पर्म होने चाहिए which should have a normal shape and size, और उन 60% में से 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए which should show the vigorous motility. That means उनकी स्विमिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी. They can swim rapidly over there. उनके अंदर स्विमिंग की पोटेंशियल उनमें ज्यादा होना चाहिए. So if you find those things in the sperm, then there is a very likely chance कि आपका fertility अच्छी रहेगी, and that means there is a more likely chance of getting conceived. तो इतना तो रिक्वायरमेंट होना चाहिए सीमन के अंदर, तभी आप कह सकते हो दैट द पर्सन इज फर्टाइल, राइट? अगर अगर आप मेंटेन नहीं रख पा रहे, अगर स्पर्म का काउंट काफी कम है नॉर्मल शेप वालों का, देन यू कैन सी दैट फर्टिलिटी इज नॉट बीन देयर. तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियरली नोन टू यू, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी आर डन विद द स्पर्म, वी आर डन विद द स्टोरी ऑफ स्पर्म, एंड यू शुड वेरी क्लियर रिमेंबर कहाँ पे आपको क्या मिलता है देखने के लिए. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके हेड के अंदर क्या मिलेगा देखने के लिए, दो चीजें, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं है. हाँ, हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम विल बी सीन ओवर देयर. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्रोसोम कौन बनाने में हेल्प करता है आपकी? ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक रीजन में आपका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसका काम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द माइटोसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन होने के बाद आपको उसकी जरूरत पड़ेगी उस सेंट्रियोल्स की, ताकि आप अपना फर्टिलाइजेशन, अपना माइटोसिस आप चालू करा सको. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द स्टोरी ऑफ माय oogenesis. अब oogenesis एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें आप काफी चीजें आप समझोगे इसके अंदर. सो नाउ पे अटेंशन ओवर हियर बिकॉज़ इसके अंदर काफी इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं. So let's start with the oogenesis, which simply means formation of your ova in the females. Spermatogenesis जैसा आपका sperm formation है, यहाँ पे हम ova formation हम यहाँ पे करेंगे. So now let's try to do that. तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेंशन देना, और कोई भी चीज समझ नहीं आए तो यहाँ पे इंटरप्ट कर लेना बीच में ही. यहाँ पे हैंड मत रेज करना, अब कोई नहीं करेगा हैंड रेज, मतलब राइट? बीच में बोल देना कि सर समझ नहीं आ रहा, हाँ लेकिन समझ नहीं आ रहा, और जो पढ़ा रहे उसके रिलेटेड पूछना, एंड कुछ रैंडम नहीं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द oogenesis ओवर हियर.
So when you discuss oogenesis, that is nothing but I can simply say it's like nothing. You're a formation of ova. That's a simple thing you can say. It's nothing but your formation of ova. Right? It is a lengthy process. लंबा चक्कर होता है. Spermatogenesis में क्या होता था? That as the boy hits a puberty, you will find कि sperm formation आपका start होता है, and that all happening under the influence of the hormones. So boys में और males में काफी simple होता है that as a male attains the puberty, the sperm formation will start, right? बताइए ऋषभ, बताइए, tell us, बोलिए. ऋषभ wants to say something. अच्छा ऋषभ गलती से हो गया था hand raised. All right, ठीक है. ऋषभ बोल लेते, कुछ बात ही कर लेते, hand raised किया था तो. वैसे भी आप कम बात करते हो. All right, ठीक है. So now let's talk about this oogenesis over here. In the boys, you should know that it all starts with the puberty. But when we talk about oogenesis, ये event start होता है even before the birth of the female child. Even before the birth of the female child, this process is going to start, right? Now let's see what will be happening over here. क्या कह रहे intro? अक्षरा पढ़ाई पे ध्यान दो and फिजूल में चैट पे लिखो मत, ठीक है? हाँ, बिकॉज आप हिमाचल से हो, आपको तो डायरेक्ट स्कूल में ही फोन करूंगा मैं, डायरेक्ट स्कूल. ये बाकी बच्चे तो तभी बच जाएंगे, बाकी बच्चे तो तभी लाइक ठीक है. यू हिमाचल पीपल डायरेक्ट कंप्लेंट इन द स्कूल. ओके सर. राइट, इसलिए चैट पे कुछ लिखोगे नहीं आप. सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, लेट्स ट्राई टू सी दिस. नाउ व्हाट हैपेंस ना इन द फीटल स्टेज. In the fetal stage, when the female fetus is developing, we will find a large number of oogonia are formed. Large number of oogonia are formed. ठीक है. अब जो oogonia जो बनाए जाते हैं फीटल स्टेज के अंदर, वेट अ मिनट, अलजिया 2 मिनट रुकना. जो oogonia फीटल स्टेज से बनाया, फीटल स्टेज मतलब जब बेबी डेवलप करना है मदर के बॉडी के अंदर, राइट? अभी वो बर्थ हुआ नहीं है, राइट? We're basically after 7th month of gestation period, like जब 7 महीने का एम्ब्रियो हो जाता है, उसके बाद what we'll get to see a large number of oogonia are formed over there. कि इतने oogonia आपको यहाँ पे मिलेंगे, around you will say around like 2 million oogonia are been formed. 2 million oogonia are been formed over here. अब ये जो oogonia हमने बनाए यहाँ पे 2 million oogonia जो हमने यहाँ पे बनाए, ये हमने बनाए कैसे? They have been formed via mitosis. These oogonia which have been formed, they have been formed via, ये जो बने आपके यहाँ पे, they are all formed via mitosis. So mitosis करके एक बहुत ज्यादा अमाउंट में हम यहाँ पे oogonia बना लेते हैं. अलजिया बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर oogonia मतलब क्या है? oogonia मीन्स है डिप्लॉइड सेल. ठीक है, आप ये सोचो कि ओवरीज के अंदर फीटल स्टेज पे जो ओवरीज बन जाती है ना, फीटल स्टेज पे जो ओवरीज होती है, उन ओवरीज के अंदर यू विल हैव सम सेल्स. ओवरीज के अंदर यू विल गेट टू सी सम सेल्स विल बी देयर. उन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज oogonia. वी कॉल देम एज oogonia. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि oogonia, आप इस तरीके से उसे इमेजिन करो दैट oogonia आर माय डिप्लॉइड सेल्स. So oogonia are the diploid cells which you find in the ovary. So assume that these are my cells over here, and these cells over here are called as my oogonia. And this oogonia is basically a diploid cell. 2 minute रुक जाओ. Because of way too much pasina in my hand, this happens. So this oogonia are my diploid cells. ठीक है, और इनका नंबर आपका इंक्रीज किया जाता है, इनका नंबर आप बढ़ाते हो, द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली वाया माइटोसिस. सो माइटोसिस करके इनका नंबर आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब oogonia अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, उनका नंबर यहाँ पे आपका बढ़ रहा है. आपने बना लिए कितने, आपने 2 मिलियन oogonia आपने यहाँ बना लिए वाया माइटोसिस करके, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या होता है. सम ऑफ द oogonia ओवर हियर, सम ऑफ द oogonia फ्रॉम दिस will initiate the meiosis 1. अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो भी हमने यहाँ पे oogonia बना लिया है, जो भी यहाँ पे हमने oogonia बनाए हैं, तो इनमें से जो भी हमने oogonia यहाँ पे बनाए हैं, some of them will initiate meiosis 1. जो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे आपका meiosis 1. They will initiate meiosis 1.
मियोसिस वन वो लोग इनिशिएट कर लेंगे बट खत्म नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आपके जो oogonia है, these are my oogonia only, पहले येलो कलर के थे, अब ब्लू कलर के बना दी मैंने, these are oogonia only। इन्होंने मियोसिस वन यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन मियोसिस वन स्टार्ट करके लोग रुक गए, इन्होंने खत्म नहीं किया। और कहाँ पे रुके ये लोग? दे हैव अरेस्टेड देमसेल्फ इन द प्रोफेज वन। इन लोगों ने अपने आप को अरेस्ट कर लिया एट द प्रोफेज वन के अंदर। तो मियोसिस वन उन्होंने यहाँ पे चालू किया और अरेस्ट कर लिया अपने आप को प्रोफेज वन के अंदर। अब प्रोफेज वन के अंदर अरेस्ट करने के बाद याद रखना यहाँ पे मियोसिस वन खत्म नहीं हुआ है। They have started the meiosis one, but they have arrested in the prophase one. Arrested in the prophase one, मतलब वो लोग रुक गए वहां पे। अब जब आपके oogonia आपके पास है जो अरेस्ट हो चुके हैं प्रोफेज वन के अंदर, तो उनके लिए अब हम एक नया टर्म यूज करेंगे। We will use a different term for them, और उनके लिए जो यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा, that will be my primary oocyte। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको यहाँ पे सेल मिलेंगे, जो भी आपको यहाँ पे सेल डिप्लॉयड सेल मिलेंगे, जिन्होंने चालू किया था आपका मियोसिस वन, बट वो लोग बीच में रुक गए, वो लोग बीच में आके रुक गए, उन्होंने खत्म नहीं किया। Those cell over there are called as my primary oocyte. We call them as a primary oocyte. अब ये सारी चीजें आपकी हो रही है बर्थ के पहले। This all event is happening before the birth. ये सारे इवेंट आपके हो रहे हैं आपके बर्थ के पहले। Nothing has been happening after birth. ये सारा हो रहा है बर्थ के पहले। हाँ जी बताइए मोनिका, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सी बर्थ के पहले मतलब किस टाइम में होंगे, किस मंथ वगैरह मतलब? After 7th month you will find this event will start happening। ठीक है सर प्रोफेज वन के कौन से वाले फेज, जैसे कि जाइगोटिन, लिप्टोटिन, कहां पे? लिप्टोटिन स्टेज के अंदर होगा। अभी आप प्रोफेज वन याद रखो, बट यू शुड नो दैट समथिंग विल डू एट लेटर दैट इन द लिप्टोटिन स्टेज इट विल गेट अरेस्टेड। बट अभी आप प्रोफेज वन, ठीक है, बिकॉज़ कई सारे बच्चों को शायद लिप्टोटिन स्टेज मालूम ना हो, इसलिए रिमेंबर व्हाट इज माय प्रोफेज वन ओवर हियर। ठीक है, सो प्रोफेज वन के अंदर आपका ये होगा यहाँ पे अरेस्टेड। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी oocyte। सो दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी oocyte। नाउ अंडरस्टैंड, ये तक हमने यहाँ तक देख लिया कि आपके कई सारे प्राइमरी oocyte आपके रेडी हो जाएंगे। अब जब बर्थ हुआ, as soon as the birth happens you already have number of primary oocyte in the ovaries। जब यहाँ पे बर्थ होगा, एक सेकंड रुकना पूर्वा, as soon as the birth take place, so at birth, so याद रखना आप यहाँ पे, at birth you have a large number of primary oocyte, you have a large number of primary oocyte are already been present। ये है at birth के वाले टाइम पे, you have a large number of primary oocyte have been present over there, right? Basically you have a millions of primary oocyte over there। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि जब बर्थ से लेके गर्ल अटेंड करती है प्यूबर्टी, फ्रॉम बर्थ till the girl attends puberty, a large number of primary oocyte will die। A large number of primary oocyte will die, और बेसिकली आपको क्या मिलता है, अराउंड 60 से लेके 80,000 oocyte आपके रह जाते हैं। So till the puberty what will happen, you will only have around 60 to 80,000 your, or I would rather write like this, from 60 to 80,000 primary oocyte आपके सर्वाइव करते हैं। So when a girl hits puberty, तब तक आपके कई सारे oocytes की आपकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, right? You will only find certain oocytes will survive, और कितने सर्वाइव करते हैं जनरली, from 60,000 to 80,000। 60,000 to 80,000 oocytes will be seen over there। This much amount of oocyte are going to survive। बाकी सबकी आपकी वहां पे डेथ हो जाती है, बाकी जितने भी आपके वहां पे होते हैं दे अंडरगो डेथ, जिसे हम कहते हैं एट्रेशिया। हाँ जी पूरा बताइए, क्या सवाल है आपका? सर जिससे मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम बन रहा था, वैसे oogonia भी किसी सेल से बनता है? Wait a minute, you have a female germ cell over there and the female germ cell itself is called as my oogonia। ठीक है, मेल जर्म सेल जो आपका होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, राइट? फीमेल जर्म सेल इज कॉल्ड एज माय oogonia, और ये oogonia डिवाइड कर करके आपके बनाते हैं बहुत सारे oogonia। ओके, सो दे आर oogonia which are always present in the ovaries, but they will divide by mitosis and will increase their number, and then you have like millions of oogonia will be formed। पता चला पूर्वा क्या करूंगा? यस। मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो मतलब 2 मिलियन ओगोनिया था ना, उनमें से सिर्फ किसी मतलब थोड़े उन्होंने करी थी, मतलब प्राइमरी oocyte किसी थोड़े थोड़े ने बनाए थे। A large number of them will form the primary oocyte। ठीक है, इतना समझ लो, let's say million of them form the primary oocyte। Okay, यस सर, जो रिमेन्स बच गए ओगोनिया फिर वो कहाँ पे जाएंगे मतलब? एट्रेशिया, even they will die।
इवन दे विल एंड अप डाइंग। बर्थ से पहले या फिर बर्थ के बाद होंगे वो भी डाई? नहीं, वो बर्थ के बाद आपके डेथ होना उनकी चालू हो जाएगी। सो आफ्टर बर्थ यू विल फाइंड, सो आफ्टर बर्थ आपका कोई नया एडिशन नहीं होता। अगर आपने 2 मिलियन उगुनिया यहाँ पे बना लिया ना, राइट, सो आफ्टर दैट यू वोंट फाइंड एनी एडिशन विल बी हैपनिंग ओवर देयर। इसके बाद आपके सिर्फ डेथ होगी उगुनिया की या प्राइमरी oocyte की, and you will find at the age of puberty you will have around like 60 to 80,000 oocyte will be there which ultimately survives। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी all of them will end up dying, right, जिसे हम कहते हैं atresia, which will again will have this word later on। So this is something you have to know। तो पहले ये बताओ कि पहले जो 2 स्लाइड में आपको बताया जा रहा है, पहले याद रखना कि बर्थ के टाइम पे you will find already आपके प्राइमरी oocyte आपके रेडी हो चुके होते हैं वहां पे कई सारे, राइट, एंड बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक you will find a majority of them will end up dying। Okay, and you will only find 60,000 to 80,000 primary oocyte being there, which will be used throughout the reproductive period। Puberty से लेके जब तक the girl attains the age of 50 years of age, इतने नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे, इतने नंबर्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, that's it। उसके बगैर जितने भी आपके पुराने नंबर थे they have all died। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is the first event you have to understand। This is all you find happening over here in the oogenesis in the initial stage। ठीक है, इसको अगर इसमें लेकर अगर कोई सवाल हो, कोई अगर क्वेश्चन हो, then please reach out to me if you have any questions over here। All right, okay, now the next thing which will be happening here is, so ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये चीज हमारे यहाँ पे हुई। तो oogonia से हमारे यहाँ पे माइटोसिस करके oogonia के हमें नंबर बढ़ाया, और उनमें से कुछ oogonia जो हमारे यहाँ पे थे, they initiate the meiosis 1 and they will stop at the prophase 1 के अंदर, वो यहाँ पे रुक जाएंगे, they will get arrested over here and that is called as my primary oocyte, right। उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte बर्थ के बाद भी आपके पास बहुत सारे प्राइमरी oocyte आपके पास है। आफ्टर बर्थ यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte will be there in the ovary, but till puberty you will find majority of them will die। so इतने ही प्राइमरी oocyte आपके यहाँ पे बच जाएंगे, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी हमेशा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। now let's try to see what will be happening over here। let's try to understand what is the next thing we'll be finding happening। तो ये चीज तो हमने यहाँ पे देख ली, this is something which will be finding happening। अब इसके बाद आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपका जो oocyte था वो अकेला नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका जो oocyte होता है ना, assume that this is the oocyte, assume that this is the oocyte over here, right। तो oocyte के आसपास आपको कुछ सेल्स की लेयर मिलती है। you will have a single cell की आपको यहाँ पे सेल्स की आपको लेयर मिलेगी। so you will have a सेल्स की आपको यहाँ पे लेयर मिल जाती है, और ये जो सेल्स की लेयर आपको मिलेगी oocyte के आसपास, these cells are called as my granulosa cells। these cells over here are called as my granulosa cells। granulosa cells, ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं granulosa cells। so याद रखना oocyte अकेला नहीं होता, उसके आसपास आपको एक लेयर मिलती है सेल्स की, and those cells are called as granulosa cells। तो ये है मेरे यहाँ पे प्राइमरी oocyte बीच में, this is my primary oocyte and center में you have your granulosa cell and side में आपके पास यहाँ पे granulosa cells। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के रखा है ना, इस स्ट्रक्चर का एक नाम है, और ये स्ट्रक्चर का नाम है आपका यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी फॉलिकल। तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपका जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसमें आपको क्या मिलेगा। प्राइमरी फॉलिकल मींस आपके प्राइमरी oocyte होगा सेंटर में, और उसके आसपास आपको एक मिलेगी लेयर आपके ग्रैनुलोसा सेल की। यू विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ माय ग्रैनुलोसा सेल, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी फॉलिकल। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल याद रखना, जो भी हम यहाँ पे oocyte हमारी बात कर रहे थे ना, oocyte अकेला नहीं होता, उसके आसपास कवरिंग होती है, एंड दैट कवरिंग इज ऑफ माय ग्रैनुलोसा सेल, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी फॉलिकल। तो बेसिकली जब गर्ल अटेंड करती है 13 years of age, when a girl hits puberty, a large number of primary follicle are there in the ovaries। when a girl hits a puberty, a large number of primary follicle are there in the ovaries, right। कितने होते हैं? अराउंड 60 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयर इन द ओवरी, एंड यू नो दैट। अब आप ये बात जानते हो कि अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल बोल रहा हूं तो उसके अंदर आपका प्राइमरी oocyte आपको वहां पे प्रेजेंट होगा। अब बताओ क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, नहीं आ रहा ये डिप्लॉयड होंगे ना? बोलो 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 सर बोलो। मतलब प्राइमरी जो फॉलिकल है वो डिप्लॉयड होगा? हाँ, ये तो नॉर्मल सेल है ना आपके, these are the normal cell, राइट। अभी तो सब कुछ डिप्लॉयड है, अभी तो सब कुछ डिप्लॉयड है ना आपका, अभी तो meiosis 1 भी आपने खत्म नहीं किया, राइट। यस सर। सो अंदर वाला जो आपका oocyte है वो भी आपको, उसने भी अपना meiosis चालू किया था, खत्म नहीं किया है। याद रखना, ये बात भूलना मत सब लोग।
उसने मियोसिस स्टार्ट किया तो उसने खत्म नहीं किया है, राइट? एंड यू हैव दिस ऑल द सेल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड सेल्स, या, एंड दीज आर माय प्राइमरी फॉलिकल्स, राइट? ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्लीज पूरे स्ट्रक्चर को ग्रैनुलर सेल प्लस माय प्राइमरी oocyte आर कॉल्ड एज माय प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। As soon as a girl hits a puberty, what will happen? अगर गर्ल puberty hit करिए तो यहाँ पे hormones आपके involve होंगे. There will be involvement of the hormones over here, right? So under the hormonal influence, please understand this thing. Under hormonal influence, what will be happening here is your follicle will start developing. So under hormonal influence, याद रखना, the follicle will start developing. So as soon as a girl hits a puberty, under the influence of the hormones कौन से क्या कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे. But under the influence of the hormone, what will happen? Follicles अब यहाँ पे develop करेंगे. The follicles are going to develop. Follicles will develop. अब जब मैं कह रहा हूँ कि follicles आप यहाँ पे develop करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? So let's try to see that. So अगर मेरा प्राइमरी फॉलिकल है, so if I have a primary follicle, now it will convert into a secondary follicle. So secondary follicle में मुझे क्या मिलेगा? Let's try to see that. I will have the primary oocyte. I will have the primary oocyte in the center. And then you will have, अभी जो मेरे पास सिंगल लेयर थी ग्रैनुलर सेल की, वो मेरी सिंगल लेयर नहीं रहती, वो मेरी डबल लेयर हो जाती है. अब सिंगल लेयर जो मेरे पास थी मेरे ग्रैनुलर सेल लेयर की, वो मेरी सिंगल लेयर मेरे यहाँ पे नहीं रहती. It will become my double layer. Right, वो मेरे यहाँ पे डबल लेयर मेरे यहाँ पे बन जाएगी. So single layer is no longer being present. You have a 2 layer of granular cell. Yeah, I can say that you will have a multiple layer of granular cell can be seen over here. पहले वहाँ पे single layer थे, आपके पास यहाँ पे multiple layer. That's one thing you will see. इसके अलावा एक और चीज याद रखना, there is a formation of something known as a theca cells. थीका सेल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो you'll find the formation of a new kind of cell which will be seen over here. You call them as theca cells. So theca cells यहाँ पे मैं थोड़ा अजीब सा शेप बना रहा हूँ just to make them different. So you have some cells which have been formed over here, and those cells are called as my theca cells. So theca cells will be seen forming in my follicle. तो follicle आपके यहाँ पे grow कर रहा है. Follicle grow करने का मतलब यहाँ पे होता है कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है. आपके ग्रैनुलर सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, एंड अलोंग विद दैट यू हैव सम न्यू सेल्स व्हिच आर बीन एडेड. दीस आर कॉल्ड एज माय थीका सेल्स. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थीका सेल्स. यू कॉल देम एज अ थीका सेल्स. THECA, थीका सेल्स. ठीक है. ग्रीन वाले जो है मेरे यहाँ पे मेरे ग्रैनुलर सेल्स. मोनिका क्या हो गया? सर जो एंथर में नहीं थे, मतलब बाइलोब्ड थीकस बाइथीकस, तो वो ये वो वाला थीका है. नो रिलेशन विद दैट मोनिका. यस सर. मोनिका granulosa cell. Okay, so you have granular cells over here, you have a theca cells over here, and in the center you have a primary oocyte. Center में आपको मिलेगा यहाँ पे primary oocyte देखने के लिए. अब यहाँ पे एक बात आप सब लोग यहाँ पे याद रखिए कि आपके पास यहाँ पे थीका सेल्स, या ग्रैनुलर सेल्स, प्राइमरी oocyte तो आपका सेंटर में, ये है मेरा यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल. दिस इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी फॉलिकल. ये मेरा यहाँ पे होगा सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक है. तो दिस विल बी माय सेकेंडरी फॉलिकल. अब सेकेंडरी फॉलिकल जो मेरा यहाँ पे होगा, ये और मेरा ग्रो करेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू माय टर्शियरी फॉलिकल. अब टर्शियरी फॉलिकल में मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए चलिए देखते हैं यहाँ पे. सो सेकेंडरी फॉलिकल विल नाउ कन्वर्ट इनटू माय टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल में आपको मिलेगा क्या देखने के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो सेंटर में तो आपका यहाँ पे रहेगा प्राइमरी oocyte. सेंटर में तो आपका वो बदलेगा नहीं. सेंटर में यू विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी oocyte. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. Center में you will have the primary oocyte, and then you will have someone has a question. बेटा क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अपना अनम्यूट करके. यहाँ पे अपेक्षा has a question. सर फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर, फिर से बता दो. नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था. बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम ऐसे नहीं चलेगा. So what is happening over here? आपका यहाँ पे हमने सेकेंडरी फॉलिकल बनाया प्राइमरी फॉलिकल में से, तो याद रखना you will have a granular cell यहाँ पे, राइट, जो मल्टी लेयर्ड होते हैं. पहले आप सिंगल लेयर था, अब यहाँ पे ग्रैनुलर सेल जो मेरे यहाँ पे रहेगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा मल्टी लेयर्ड. इट इज गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड. ये मेरा यहाँ पे मल्टी लेयर्ड हो जाता है. इट इज गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड,
राइट। और उसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं थीका सेल्स जो आपको यहाँ पे बनते हुए आपको मिल जाएंगे, और सेंटर में आपका प्राइमरी oocyte आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा क्या, यह वो प्राइमरी oocyte इन द सेंटर, और अब आपके यहाँ पे यू हैव अ मच मोर लार्जर फॉलिकल इज बीन फॉर्म्ड, आपके फॉलिकल का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब टर्शरी फॉलिकल में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या होगा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज फ्लूइड फील्ड कैविटी, आपको एक बड़ी सी फ्लूइड फील्ड कैविटी यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए, एंड दैट फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कॉल्ड एज माय एंट्रम, दैट फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कॉल्ड एज योर एंट्रम। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी आपकी यहाँ पे होती है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंट्रम। ये याद रखना, ये आपको टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। सो यू विल हैव अ फ्लूइड फील्ड कैविटी इन द सेंटर एंड दैट फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कॉल्ड एज योर एंट्रम। एक ये बात आप यहाँ पे याद रखना। बाकी आपके ग्रैनुलर सेल्स का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, उनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, राइट। और उसके साथ साथ आपके थीका सेल्स भी आपके यहाँ पे है, थीका सेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो विल हैव अ थीका सेल्स व्हिच हैव बीन सीन ओवर हियर, ऑरेंज वाले मेरे यहाँ पे थीका सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे दो चीज यहाँ पे याद रखनी है, एक तो मेरा यहाँ पे एंट्रम बन चुका है, एक तो मेरा एंट्रम यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, थीका के अंदर आपको दो लेयर्स आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। So theca cells will have two layers. So theca cells will have two layers. एक होगा आपका यहाँ पे outer theca, एक होगा आपका यहाँ पे outer theca, और दूसरा यहाँ पे आपका होगा inner theca. So theca will have two layers over here. Theca will have two regions or two layers over here. You will have outer theca and you will have inner theca. और इनके लिए एक अलग नाम लिया जाता है, इनके नाम कुछ इस तरीके से लिए जाएंगे। आउटर थीका को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ थीका एक्सटर्ना, आउटर थीका को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थीका एक्सटर्ना। आउटर थीका को याद रखना, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ थीका एक्सटर्ना। और जो इनर थीका मेरा यहाँ पे होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ थीका इंटरना, थीका इंटरना। बताइए हर्षदा, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर जो मतलब सेकेंडरी फॉलिकल में जितने ग्रैन्युलोसा के लेयर्स होते हैं उतने ही वो बढ़ जाएंगे बेटा, वो बढ़ जाएंगे। यू विल हैव मोर सेल्स विल बी एडेड ओवर देयर, मोर सेल्स विल हैव, हम वो सेल्स ऐड नहीं कर रहे, बट याद रखना दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग इन साइज। सो मोर नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे ऐड होंगे। उसके साथ साथ यू विल फाइंड एक बीच में फ्लूइड फील्ड कैविटी आपकी बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंट्रम, राइट। एंड देन यू हैव अ टू लेयर्स ऑफ थीका विल बी सीन इन दिस, व्हिच इज माय थीका एक्सटर्ना एंड दिस इज माय थीका इंटरना। तो ये दो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इतनी चीजें आपकी यहाँ पे होती है। पता चला हर्षदा क्या कराऊंगा? यस सर, राइट। सो ओवर हियर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ थीका एक्सटर्ना एंड यू विल हैव अ थीका इंटरना। ये नाम याद रखना, ये नाम बाद में काम आएंगे, राइट। सो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आप यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे मेरा टर्शरी फॉलिकल मेरे यहाँ पे बन चुका है। सो हियर माय टर्शरी फॉलिकल इज रेडी। यहाँ पे मेरा टर्शरी फॉलिकल मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, बट उसके पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा। याद रखना हमने यहाँ पे क्या किया, बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी oocyte हैव डाइड, कुछ आपके सर्वाइव कर जाते हैं। ये प्राइमरी oocyte अकेले नहीं, इनके आसपास आपको लेयर मिलती है सेल्स की, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल एज अ गर्ल अटेन्स अ प्यूबर्टी, एज सून एज अ गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी व्हाट विल हैपन, ये प्राइमरी फॉलिकल एवरी मंथ डेवलप करना चालू करेंगे। सो प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू माय सेकेंडरी फॉलिकल, एंड ये सब हो रहा है हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर। सो प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में आपको मिलेगा आपके ग्रैनुलर सेल प्लस यू विल हैव अ थीका सेल्स, राइट। ग्रैनुलर सेल्स का यहाँ पे नंबर आपका बढ़ जाएगा, सिंगल लेयर नहीं मल्टीपल लेयर्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंडरी फॉलिकल जब कन्वर्ट होता है हमारे टर्शरी फॉलिकल के अंदर, तो आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। टर्शरी फॉलिकल विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ एंट्रम, अ फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ एंट्रम। उसके साथ साथ थीका सेल्स जो मेरे यहाँ पे थे वो आपके अब दो टाइप्स के यहाँ पे हो जाएंगे, यू हैव अ थीका एक्सटर्ना एंड यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ थीका इंटरना। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे जहन में याद रखनी कि ये चीजें मेरे यहाँ पे हो जाती है सक्सेसफुली। दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या होगा। अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या मेरा प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 खत्म किया या नहीं किया है? नहीं किया है। मेरा प्राइमरी oocyte मेरा मियोसिस 1 चालू करके वहां पे रुका हुआ था। तो जो मेरा अंदर प्राइमरी oocyte जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो उसने मियोसिस 1 चालू किया है, लेकिन उसने खत्म नहीं किया है। इट हैजंट कंप्लीटेड द मियोसिस 1, राइट। अब देखो क्या होगा,
जैसे ही आपका टर्शियरी फॉलिकल बना, जैसे ही आपका यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल बना, नाउ द मियोसिस 1 विल गेट कंप्लीटेड। अब यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, तो याद रखना इन द टर्शियरी फॉलिकल द मियोसिस 1 विल गेट कंप्लीटेड। तो अगर मेरा मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यू हैव अ सिंगल सेल ओवर हियर। अब इसने कंप्लीट किया मेरा यहाँ पे मियोसिस 1। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, as soon as it completes the meiosis 1, आपको याद रखना है आपको 2 सेल मिलेंगे, 2 ही मिलते हैं हमेशा, यहाँ पे भी आपको 2 सेल मिलेंगे। तो 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड, बट दोनों सेल अनइक्वल लेंथ के आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक सेल आपको मिलेगा जो आपका काफी छोटा होगा, और एक सेल आपको मिलेगा जो आपको यहाँ पे काफी बड़ा होगा। जो सेल आपको छोटा वाला सेल आपको यहाँ पे मिला है, दैट सेल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोलर बॉडी। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोलर बॉडी। काउंट करते रहना कितनी पोलर बॉडी मिलती है यहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड एज माय पोलर बॉडी। और जो बड़ा सेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द बिगर सेल विच आई बी फाइंडिंग ओवर हियर, दिस सेल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी oocyte। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी oocyte। सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। और ये सब आपका यहाँ पे हुआ है राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस 1। जैसे ही आपका यहाँ पे मियोसिस 1 हमने यहाँ पे खत्म किया, जैसे ही आपका यहाँ पे मियोसिस 1 आपके यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद आपके यहाँ पे 2 सेल मिल जाएंगे। एक होगा बहुत छोटा, बोथ द सेल्स आर ऑफ माय अनइक्वल साइज, वन इज माय स्मॉल पोलर बॉडी, अदर इज माय लार्ज सेकेंडरी oocyte। अब याद रखना अभी भी आपका मियोसिस खत्म नहीं हुआ है, मियोसिस 1 खत्म हुआ है सिर्फ अभी आपका सिर्फ मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म हुआ है, आपका मियोसिस 2 तो खत्म करना बाकी है, राइट। तो पहले तो इतनी बात यहाँ पे याद रखो, जैसे ही आपका मियोसिस 1 खत्म हुआ, आपका सेकेंडरी oocyte आपका बन गया। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करेगा मेरा यहाँ पे मियोसिस 2। सेकेंडरी oocyte मेरा यहाँ पे स्टार्ट करेगा मियोसिस 2। इट विल इनिशिएट मियोसिस 2। इट विल इनिशिएट मियोसिस 2। मियोसिस 2 ये चालू तो कर देगा लेकिन खत्म नहीं करेगा। मियोसिस 2 इसने चालू कर दिया, बट ये भी यहाँ पे रुक जाएगा, ये भी यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे कहाँ पे अरेस्ट हो रहा है, इट इज अरेस्टिंग इन द मेटाफेज 2। सो इट विल ऑल्सो गेट अरेस्टेड, इट विल ऑल्सो गेट अरेस्टेड। कहाँ पे अरेस्ट होगा, इट विल गेट अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2। इसने भी अपना मियोसिस चालू कर दिया था, मियोसिस 2, बट ये भी आपका यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा एट द मेटाफेज 2 के अंदर। ये चीज पहले आप दिमाग में बिठा लो कि सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 चालू करेगा, बट वो रुक जाएगा एट द मेटाफेज 2 और वो खत्म नहीं कर रहा मियोसिस 2 मेरा यहाँ पे। बताइए अलीजा, क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बताइए। नहीं सर कुछ नहीं, अरे मुझे लगा कि जो सेकेंडरी oocyte है यही होगा। समझ आ रहा है अलीजा, पता चल गया ना यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ समझ आ गया सर। फिर ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंडिंग हैपनिंग ओवर। अब याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब हो कहाँ पे रहा है, कौन से स्टेज पे हो रहा है, कौन से फॉलिकल पे हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? दिस इज ऑल हैपनिंग दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल। ये सारी चीज आपकी जो यहाँ पे हो रही है ना, वो आपकी हो रही है इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल। दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल। सो एक बार टर्शियरी फॉलिकल बन गया तो याद रखना अंदर सेकेंडरी oocyte भी आप बना लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन द टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द टर्शियरी फॉलिकल, राइट। सो ये आपने यहाँ पे देख लिया, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। अब इसके बाद आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, नाउ आई कैन से कि टर्शियरी फॉलिकल में मेरा सेकेंडरी oocyte मेरा बन चुका है, मेरा वहां पे रेडी है वहां पे। अब देखो वहां से क्या होता है, जो मेरा टर्शियरी फॉलिकल होगा, नाउ इट विल ग्रो मोर इन साइज। मेरा जो टर्शियरी फॉलिकल यहाँ पे जो है मेरा, वो मेरा साइज में थोड़ा और ग्रो कर जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थॉमस। अगर ये मेरा टर्शियरी फॉलिकल है, सो टर्शियरी फॉलिकल विल नाउ ग्रो मोर इन साइज and now will be converted into something known as a mature follicle, that is my Graafian follicle। तो सबसे बड़ा जो फॉलिकल मेरा यहाँ पे होता है, that is going to be called as your Graafian follicle, right। तो ये यहाँ पे जो फॉलिकल मैंने बनाया है यहाँ पे, this is my Graafian follicle। बस हम एक बड़ा सा सेल्स का नंबर यहाँ पे बना देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। just make a large number of cells over here and in the सेंटर में क्या होगा, प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte, कौन सा होगा मेरा यहाँ पे सेंटर में? सेकेंडरी oocyte। सेंटर में मुझे जो मिलेगा यहाँ पे, दैट विल बी माय सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी, दिस विल बी योर सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेज पे अटका हुआ है? मेटाफेज।
मेटाफेज 2, मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 पे वहां पे अटका हुआ है, ठीक है। एंट्रम मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे? यस सर। मिलेगा। एंट्रम अब कहीं जाएगा नहीं, वो आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। सो एंट्रम यहाँ पे मिल जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ टू मच स्वेट ऑन द हैंड। सो नाउ यू विल हैव एंट्रम ओवर हियर। टीका सेल्स तो आपके रहने ही है, वो सब आपके रहेंगे वहां पे। तो बस इतना याद रख लो कि मैं सब कुछ यहाँ बना ही रहा, याद रखना। यू विल हैव द एंट्रम ओवर हियर व्हिच इज अ लार्ज फ्लूइड बैग लाइक स्ट्रक्चर, and this structure which has been formed ultimately will be called as my Graafian follicle. ये जो मेरा यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे, that's my mature Graafian follicle. हाँ जी अलीजिया बताइए। तो वो जो पोलर बॉडी बनी थी वो भी इसी में प्रेजेंट रही? इसमें रहेगी, यस यस, वो इसमें रहेगी, ठीक है। इसके अलावा पोलर बॉडी वो हम बना देंगे क्योंकि वो हमारे साथ इट इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर फोकसिंग ऑन ना, तो इसलिए हम वो बनाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ग्राफियन फॉलिकल मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है, राइट। अब इससे बड़ा वो होगा नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, यू विल फाइंड ओवुलेशन विल हैपन सूनर और लेटर। क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपका ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर होगा, एंड रप्चर होने के बाद यू विल फाइंड द ओवा विल गेट रिलीज। बेसिकली ओवा यहाँ से रिलीज होगा, एंड सो बेसिकली जब आपका oocyte रिलीज हो रहा है तो याद रखना इट इज अ सेकेंडरी oocyte विच इज गेटिंग रिलीज। तो याद रखना ग्राफियन फॉलिकल के बाद नेक्स्ट थिंग जो आपके यहाँ पे होती है वो ग्राफियन फॉलिकल आपका रप्चर होता है और आपके सेकेंडरी oocyte को आपका वो रिलीज करता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपका जब ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर होगा, राइट, इट विल सूनर और लेटर ये आपका रप्चर किया जाएगा। So ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू रप्चर, और जब यहाँ पे मेरा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा सो मेरा जो यहाँ पे रिलीज होगा दैट विल बी माय सेकेंडरी oocyte। सो मेरा सेकेंडरी oocyte यहाँ से खुशी खुशी बाहर निकल के आ जाएगा, राइट। माय सेकेंडरी oocyte विल गेट रिलीज्ड ओवर हियर, ओके। ये मेरा रिलीज हो गया। अब एक बार ये रिलीज हो गया ना तो ग्राफियन फॉलिकल के साथ अब क्या होगा वो भी आप यहाँ पे देख लो। सो ग्राफियन फॉलिकल जो मेरा यहाँ पे था इसने मेरा रिलीज कर दिया यहाँ पे मेरा सेकेंडरी oocyte को। आफ्टर रिलीजिंग द सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स। ये जो मेरा फॉलिकल होता है ना, ये जब रप्चर हो जाता है, सो ये रप्चर हो गया यहाँ पे। रप्चर होने के बाद क्या हुआ, इसने रिलीज कर दिया। अब इसका जो काम था इसने तो कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, this Graafian follicle will convert into something known as your corpus luteum. ये आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा into another tissue and that tissue over here is called as your corpus luteum. So Graafian follicle will convert into the corpus luteum. क्या करता है, क्यों करता है, we'll have a look at that later. But ये याद रखना कि एक बार वो रप्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल, उसने अपना oocyte को रिलीज कर दिया, and after that we will get to see it will convert into something known as my corpus luteum. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब वापस जरा पीछे जाते हैं, लेट्स गो बैक ओवर हियर। मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए। सर जो पोलर बॉडी होगी वो भी मतलब हो जाएगी रिलीज हो जाएगी, हाँ वो भी रिलीज हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब आपका oocyte बनता है, जब आपका प्राइमरी oocyte बनता है, राइट, फिर आपका कन्वर्ट होता है आपका सेकेंडरी oocyte के अंदर, आपको एक चीज याद रखना, आपके जो oocyte है चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, उसके आसपास आपको एक लेयर मिलती है। चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, आपके oocyte के आसपास आपको एक लेयर मिलेगी। यू विल फाइंड वन लेयर सराउंडिंग इटसेल्फ। सो लेट मी शो यू ओवर हियर। सो यू हैव दिस oocyte। सो अगेन अगर ये मेरा यहाँ पे oocyte है, अगर ये मेरा oocyte है तो इसके आसपास आपको एक लेयर मिलती है, एक लेयर मिलती है। और ये एक लेयर जो है ये सेल से बनी हुई नहीं है, इट्स अ लेयर मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज माय ज़ोना पेलुसिडा। सो याद रखना हमेशा जब भी आप oocyte बनाओ, oocyte के आसपास आपको एक लेयर बनानी है यहाँ पे, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज माय ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा। अगर आपको कोई आके पूछता है कि ज़ोना पेलुसिडा किससे बना हुआ होता है, ZONAPELLUCIDA, ज़ोना पेलुसिडा। सो ज़ोना पेलुसिडा के बारे में अगर आपसे आके कोई पूछता है कि ज़ोना पेलुसिडा आपका किससे बना हुआ होता है, तो आपका आंसर वहां पे आसान सा होगा, यू विल से इट इज मेड अप ऑफ माय सेकेंडरी oocyte। इट इज मेड अप ऑफ माय, नहीं बेटा ये तो आउटर लेयर है, ये तो oocyte की आउटर लेयर है। oocyte के आसपास आपको यहाँ पे सुन लो, oocyte के आसपास आपको एक आउटर लेयर यहाँ पे मिलेगी, एंड दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज माय ज़ोना पेलुसिडा, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बना किससे हुआ है, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ माय, देन इट इज मेड ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ योर
ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होगा, दिस इज मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जब हम कह रहे हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है तो समझ जाना ये सेल से बना हुआ तो नहीं है, मतलब इट इज नॉट मेड अप ऑफ योर सेल्स। तो ये एक चीज आप दिमाग में बिठा लो। सो इतना क्लियर कट दिमाग में रखो कि द आउटर लेयर ऑफ सेकेंडरी oocyte इज माय ज़ोना पेलुसिडा। ये चीज आपको हमेशा, ये आपको मैं अगर रात को 2 बजे अगर आपको मैं उठा फोन करके पूछूं ना कि क्या होता है आउटर लेयर ऑफ माय सेकेंडरी oocyte, देन यू शुड टेल मी नींद में, सर ज़ोना पेलुसिडा, बस फिर वापस हो जाना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे मुझे एक और चीज ऐड करनी है, लेकिन उसके पहले आप मुझे पहले ये कंफर्मेशन दो कि यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट क्या किया, इन द oogenesis इट ऑल स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ। बर्थ के पहले ही आपके यहाँ पे oogonia फॉर्मेशन आपका चालू हो जाएगा। कैसे बनेंगे आपके oogonia? वाया माइटोसिस। वाया माइटोसिस द oogonia फॉर्मेशन विल स्टार्ट, राइट। अब ये oogonia आपके बनते हैं, अराउंड 2 मिलियन oogonia आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अब इनमें से कई सारे oogonia जो आपके होंगे, दे विल इनिशिएट द meiosis 1। meiosis 1 यहाँ से इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ से कहानी आप में से कोई मुझे एक बताएगा हैंड रेज करके। मैंने इतना बता दिया कि meiosis 1 आपका चालू हो रहा है। अब यहाँ से आप हैंड रेज करो, मुझे बताओ यहाँ से आपकी कहानी कहाँ पे जाएगी। सो फटाफट रेज करिए अपना हैंड एंड टेल मी व्हाट विल द स्टोरी ओवर हियर। चलिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने एंड से भी। बहुत बढ़िया। सो नाउ वी हैव, देविशा बताइए। सो नाउ यू हैव योर meiosis 1 आपका चालू हुआ, रुकेगा कहाँ पे बताइए। It will stop in trophies 1 and then it will convert into secondary रुक जाओ, हाँ वो होगा, राइट, ठीक है, ट्रू। सो आपका प्रोसेस में आपके आके रुक गया एंड दिस इज माय प्राइमरी oocyte, ठीक है, दैट्स ट्रू, ये हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब प्राइमरी oocyte मेरे बन चुके हैं। सो नाउ यू हैव टू टेल मी स्टोरी बियॉन्ड दैट। अब इसके आगे की स्टोरी आप मुझे बताएंगे। सो मुझे बताइए, लेट्स से हर्षदा आप बताइए। प्राइमरी oocyte मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। सो एट बर्थ यहाँ पे दाज हुआ प्राइमरी oocyte, अब यहाँ पे क्या होगा? सर मतलब प्राइमरी oocyte जब फॉर्म होंगे तो फिर मतलब वो फॉलिकल डेवलप होंगे हार्मोनल इन्फ्लुएंस के, मतलब रुक एंड जाओ देन इट विल रुक जाओ। सब लोग याद रखना, जब हम प्राइमरी oocyte बनाते हैं ना उसके आसपास फॉलिकल आपको हमेशा से मिलेंगे, ठीक है। यस सर। प्राइमरी फॉलिकल आपको हमेशा उसके आसपास आपको देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट। सो यू विल ऑलवेज हैव फॉलिकल ओवर देयर। एक सिंगल लेयर आपको मिलेगी ग्रैनुलोसा सेल की, वी कॉल इट प्राइमरी फॉलिकल, राइट। सर ग्रेनुलोसा हाँ, ग्रैनुलोसा सेल्स आपकी है ना आसपास वाली, हाँ। एंड द कलेक्टिव टर्म इज माय प्राइमरी फॉलिकल। सो बेबी का जब बर्थ हुआ यू ऑलरेडी हैव प्राइमरी oocyte इनसाइड द प्राइमरी फॉलिकल। ये बात आप लोग दिमाग में बिठाओ कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है ऑलरेडी वहां पे प्राइमरी फॉलिकल है और उसके अंदर प्राइमरी oocyte आपका प्रेजेंट है, बात खत्म, राइट। अब बर्थ बताओ, बोलो फिर क्या होता है, बोलो। so then it get converts into secondary follicle जिसमें ग्रैनुलोसा सेल जो है वो मल्टीलेयर हो जाती है और थीका सेल्स की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब रुक जाओ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कन्वर्ट कैसे होता है? अपने आप हो रहा है, किसी के हेल्प से हो रहा है ये कन्वर्ट? सर क्या? प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में खुद से हो रहा है, किसी की मदद से होगा ये? हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस सर हार्मोनल इन्फ्लुएंस के इन्फ्लुएंस से ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही, दैट विल गेट कन्वर्टेड ओवर हियर। और ये भी याद रखना कि जब गर्ल हिट करती है प्यूबर्टी वो टाइम पे 60 to 80,000 ही आपके यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। सो नाउ योर प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्टेड टू माय सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे, राइट, जिसमें आपको थीका सेल भी आपको यहाँ मिलेगा। मोनिका इसके आगे क्या हो रहा है बताओ जल्दी, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? सर जो सेकेंडरी सेल होंगे ना, जो सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल होंगे, देन उसके बाद वो टर्शियरी फॉलिकल बन जाएंगे। जो टर्शियरी फॉलिकल होता है उसमें जो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो मतलब साइज में बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा साइज। टर्शियरी फॉलिकल में क्या क्या होता है बताओ पहले। वो उसमें एंट्रम कैविटी आ जाती है एक, उसमें जो प्राइमरी oocyte होगा वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो meiosis 1 होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और जो meiosis 1 कंप्लीट के बाद हमको 2 सेल्स मिलते हैं जो एक अनइक्वल साइज के होते हैं। वो सेल एक होता है पोलर बॉडी जो स्मॉल होती है एंड दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी oocyte जो होता है लार्ज होता है। और जो सेकेंडरी oocyte होता है उसमें जाके हमारी जो इनिशिएट करता है वो meiosis 2, लेकिन उसमें भी जो meiosis 2 है वो कंप्लीट नहीं होती, वो अरेस्टेड हो जाती है हमारी मेटाफेज 2 में। देन मेटाफेज 2 बस सही है, राइट, बहुत बढ़िया, ट्रू सही है। तो यहाँ पे हम मेटाफेज 2 पे आके हम रुक गए यहाँ पे, ठीक है। याद रखना आपके टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना भी यहाँ पे मिल रहा था। यू आर फाइंडिंग टू थिंग्स आर गेटिंग फॉर्म ओवर हियर, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब मेरी बात ध्यान से याद रखना, जो थीका इंटरना होता है, जो थीका इंटरना आपका यहाँ पे होगा, प्लीज ये बात याद रखना, द थीका इंटरना विच यू हैव, थीका इंटरना जो होता है, द थीका इंटरना विच यू गेट टू सी दैट
I'll get a new setup in couple of days. फिर ये issue में आएगा नहीं. So when you have a theca interna, this theca interna is known to release one female sex hormone, and that hormone is called as my estrogen. ये बात याद रखना, जो थीका इंटरना आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा, एंड दैट फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एस्ट्रोजन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसे एस्ट्रोजन. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि ओवरी में से एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, तो आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए, द एस्ट्रोजन इज कमिंग फ्रॉम द थीका इंटरना. ठीक है, क्योंकि हम तो जनरली ऐसे ही बोलेंगे ना कि ओवरी से आपका आ रहा है एस्ट्रोजन, ओवरी से आपका आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन आपको याद रखना है कि ओवरी में से आपका जो एस्ट्रोजन आ रहा होता है, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द थीका इंटरना. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर. राइट, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन आई बी फाइंडिंग द एस्ट्रोजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम द थीका इंटरना. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, टर्शियरी फॉलिकल मेरा यहाँ पे था, कन्वर्ट हो गया, बड़ा हो गया मेरा यहाँ पे साइज में, कन्वर्ट हो गया इनटू ग्राफिन फॉलिकल. कुछ ज्यादा लोड नहीं इसका, ग्राफिन फॉलिकल इज अ लार्ज फॉलिकल. अब यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से सिर्फ ये रप्चर होगा. जैसे ये रप्चर हुआ, आपका सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो जाता है यहाँ पे, राइट. एंड जो रप्चर होने वाला जो ग्राफिन फॉलिकल था, it will convert into something known as my corpus luteum. This will convert into your corpus luteum. अब अगर इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज याद रख लो कि corpus luteum जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये रिलीज करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन. ये आपका रिलीज करेगा हार्मोन जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन जो आपका यहाँ पे हार्मोन आ रहा था, दिस हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम द corpus luteum. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि ओवरी से आ रहा है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी से आ रहा है आपका एस्ट्रोजन, लेकिन अब आपको याद रखना है कि ये बेसिकली आपका कहाँ से आ रहा होता है. ओवरी में भी आपके कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, एंड एस्ट्रोजन आपका जो आ रहा होता है, दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर थीका इंटरना. थीका इंटरना से आ रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ना चीजें काफी ज्यादा है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आई वॉन्ट ऑल यू टू पे अटेंशन टू ऑल दोस थिंग्स. और अगर इसमें कोई सीक्वेंस आपको समझ नहीं आ रहा, किसी लड़के को लड़की को कोई सीक्वेंस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, देन बता दो, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू, बिकॉज ये याद रखना जरूरी है. यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली. बताइए दीक्षा, बोलिए. नथिंग सर. थैंक यू रेस किया, अच्छा ठीक है, ऑलराइट. सो यू हैव अ सेकेंडरी oocyte, यू हैव अ ज़ोना पेलोसिडा. अब आपने इतनी यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे देख ली. अब मुझे ये बताओ, क्या सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 खत्म कर लिया है? नो सर. नहीं किया है, नहीं किया है. नो ये सर. हाँ, ये खत्म करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो याद रखना, ये बात अभी दिमाग में बिठा लो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मियोसिस 2 विल गेट कंप्लीटेड. ये बात आप दिमाग में बिठा लो सब लोग, दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन meiosis 2 will get completed. Meiosis 2 will get completed. बताइए पूर्वा. सर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो वैसे ही निकल जाएगा बॉडी के बाहर इन फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ. यस. विल कम आउट. मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा. हाँ, नहीं होगा. फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो देयर इज नो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, और कोई जरूरत भी नहीं है. You throw that thing out along with the blood flow in a form of the menstrual flow के through, वो बॉडी के बाहर निकल आएगा. ठीक है, so after fertilization only the meiosis 2 will get completed, or else वो complete नहीं होता, and the ova and everything will come out in a form of the blood outside the body. ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं वो कैसे होता है, बट इतनी बात पहले आपको यहाँ पे सबको ध्यान में याद रखना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इन पिक्चर्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और इसका हम समझते हैं. So in the oocyte, in the ovary, you can see the primary follicle. आपको यहाँ पे small cells यहाँ पे बने हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. Each primary oocyte is gets surrounded by a flattened layer of follicular cells. जिन्हें हम कहते हैं granular cell भी हम वहाँ पे बोलते हैं. It is called as my primordial follicle या primary follicle हम इन्हें यहाँ पे बोल देंगे, right? अब देखो यहाँ पे क्या होता है. A large number of these follicle degenerate during the period of birth to puberty. याद रखना, एक बहुत large number of follicle की यहाँ पे death हो जाती है from the birth to the puberty, और इतने फॉलिकल आपके रह जाते हैं. 60,000 to 80,000 फॉलिकल आर लेफ्ट. जब मैं फॉलिकल कह रहा हूं तो समझ जाना प्राइमरी फॉलिकल और उसके अंदर है आपका प्राइमरी oocyte. ये बात हमेशा याद रखना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. सो यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल है. प्राइमरी फॉलिकल इज डेवलपिंग इनटू माय सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन इनटू टर्शियरी फॉलिकल एंड देन इनटू द ग्राफिन फॉलिकल. इसका साइज आप देखो कैसे आपका यहाँ पे आपका साइज यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Let's have a look. इसको हम बाद में देखते हैं. Let's see these questions. चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं. So primary oocyte, hand raise करना. Primary oocyte
आर इन विच स्टेट ऑफ द सेल डिवीजन. सो प्राइमरी oocyte आपके कौन से स्टेज पे होता है आपके सेल डिवीजन में अरेस्टेड. So quickly raise your hand to answer this. और हैंड रेज करिए यहाँ पे. रुबीना क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? Sir, A prophase 1 of mitotic division. माइटोटिक रुबीना. ऑलराइट. अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? अनिरुद्ध बोलिए. अरे अनिरुद्ध बोलिए कुछ. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. रानी आपको क्या लग रहा है? Option B, sir. रानी तो ऐसे आंसर दे रही है कि अरे सर क्या ही पूछ रहे हो मुझसे, क्या ही पूछ रहे हो सर, कोई मास्टर्स की बुक निकाली और उसमें से सवाल पूछी. नम्रता क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बेटा, सब लोग याद रखना बेटा. ऑप्शन बी, इट्स नॉट माइटोटिक, इट्स गोइंग टू बी द मियोटिक. ठीक है रुबीना, इट्स नॉट माइटोटिक. आपका हम यहाँ पे मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो इट इज माय मियोटिक डिवीजन. ओके, सो इट इज माय प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर ओवर हियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फटाफट यहाँ पे. द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनल लाइक ABCD. हैंड रेज करेंगे आप लोग. बताइए स्नेहा क्या होगा इसका आंसर? Option B. महेश क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. महेश ये ऑप्शन बी क्या करता है यहाँ पे? सर स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है. राइट, वेरी ट्रू. ऊर्जा प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो लाइक स्विम करके जा सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ. राइट. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय सेल्स नोन एज. हैंड रेज करेंगे इसके लिए भी आप लोग. जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर? जानवी यादव. ग्रेनुलोसा सेल सर. आप कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल यहाँ पे. ठीक है. अलजी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ठीक है. राइट. 103. The tertiary follicle in ovary is characterized by the presence of. 103. रानी 103 का क्या आंसर होगा? Option B, sir. ऑलराइट. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. राइट. ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर. बिल्कुल सही. दैट्स गोइंग टू बी ट्रू आंसर. ठीक है. द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम. अक्षरा जल्दी बताओ यार इसका आंसर क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्रोसोम. सर ऑप्शन तमनप्रीत क्या होगा इसका? सी. ऑप्शन सी, स्टिमुलेट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. टाइम नहीं मिला ना पढ़ने का, इसलिए वो ऐसा है ना. यस. सॉरी सर ऑप्शन डी. डी जनरेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होता है. डी जनरेशन मतलब तोड़ देना ओवम को, ये थोड़ी होगा. तो सर वो जब एंटर करता है तो वो जो उसके ओवम की लेयर होती है डज नॉट डीजेनरेट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है कि मेम्ब्रेन को डीजेनरेट. इट हैज रिटन डी जनरेशन ऑफ ओवम. ये नहीं करता. दैट इज पूरा ओवम आपका ब्रेक डाउन हो रहा है वहां पे. ओके. राइट. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. सिमुलेट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. राइट. तो वो डीजनरेट नहीं डिग्रेड लिखा है. हाँ, डिग्रेडेशन मतलब वही हो गया बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ ओवम. दैट्स द सेम थिंग, राइट, व्हिच विल नॉट हैपन ओवर देयर. क्वेश्चन नंबर 83. ध्यान से देखो एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन डैश सेल्स एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ डैश सेल्स. सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. आप कह रहे हो इट विल गो एंड एक्ट ऑन द लेडिक सेल्स and stimulate the synthesis of dash. A कह रहे हो आप मोनिका? मोनिका -25. डी सर, सॉरी डी. नन ऑफ दिस. कौन सा होगा इसका आंसर? बताओ, बोलो. ऑप्शन डी. Sir, option B. ऑलराइट. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हम यहाँ पे लिखते हैं. ये पिक्चर तो सिंपल है. वी वोंट पे अटेंशन टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हम देख चुके हैं. आई वांट टू शो यू सम पिक्चर्स और उसके ऊपर आपको कुछ चीजें बतानी है. सो वी कैन सी द हाइपोथैलेमस. यहाँ से आप कर रहे हैं यहाँ पे GnRH से हम यहाँ पे लाएंगे आपका LH and FSH आपका यहाँ पे आएगा. एंड अब मुझे फटाफट आंसर देना, वैसे ही अनम्यूट करके मुझे बता दो. FSH जो आपका होता है वो आपके टेस्टिस के अंदर कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स. राइट. ठीक है. इट विल गो एंड एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स. और सर्टोली सेल फिर क्या बनाएगा उसके ऊपर? जब वो एक्ट करेगा तो वो क्या बना के देगा हमें? बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, याद रखना. यस, दैट्स व्हाट हैपनिंग. एंड सर्टोली सेल अल्टीमेटली हेल्प करेंगे हमारे यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस के लिए. ठीक है. देन यू हैव अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? लेडिक सेल पे. So now we have seen structure over here. We know all those things in this. I won't be wasting time on this. I hope it's clear to all of you, whatever has been there.
लेट्स पे अटेंशन टू oogenesis, राइट? प्रीनेटल मतलब बिफोर द बर्थ, प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे होता है आपका बिफोर द बर्थ वाला डेवलपमेंट यहाँ पे, एंड पोस्टनेटल आफ्टर द डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ, राइट? सो प्रीनेटल आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, oogonia है आपके पास, they will undergo mitosis, right, and more oogonia will be formed. जो भी oogonia आपके बनेंगे उससे ज्यादा आप नहीं बनाओगे आफ्टर बर्थ, क्या रखना, नो oogonia आर फॉर्म आफ्टर द बर्थ, तो ये बात क्या रखना, कोई भी नया oogonia यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा आफ्टर द बर्थ. oogonia will undergo the first meiotic division, right, and will give us the and will get itself arrested in the prophase 1. अब इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी oocyte. प्रोफेज 1 में आके ये रुक चुका है, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी oocyte. Then what will happen? Then you have a primary follicle आपका जो है वहां पे पहले से प्राइमरी फॉलिकल में you have outer layer जो सेल्स है उसका नाम क्या है, बिल्कुल सही, राइट. अब ये कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेल्स का लेयर नंबर यहाँ पे बढ़ गया, सेल्स का नंबर बढ़ गया और एक और सेल्स मेरे यहाँ पे ऐड हो गए. कौन से सेल मेरे यहाँ पे ऐड हो गए, बिल्कुल सही, राइट. थीका सेल्स मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है. अब देखो अब क्या होगा, अब मेरा बनेगा टर्शियरी फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपका मियोसिस 1 खत्म होगा या नहीं होगा, हो जाएगा होगा सर. राइट. मियोसिस 1 अब आपका खत्म होगा और फिर मियोसिस 2 चालू होके कहाँ पे रुकेगा, मेटाफेज 2 के अंदर बाबा, 1 नहीं, मेटाफेज 2 मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में, ठीक है, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. So now the tertiary follicle will be formed. क्या tertiary follicle के अंदर आपको एंट्रम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा सर. एंट्रम आपका यहाँ पे थीका के 2 टाइप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. में से कौन होगा जो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, इंटरना. या बिल्कुल सही, वो आप यहाँ पे एस्ट्रोजन आप यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है. एंड नाउ द सेकेंडरी oocyte has been formed. अब याद रखना, एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कम्स टू द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, जो हमने यहाँ पे बात किया था. अब बनेगा आपके यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल. नाउ यू विल फाइंड द ग्राफिन फॉलिकल, ये हमारा हो गया, यहाँ पे आपका मियोसिस 1 आपका खत्म हो गया, ठीक है. नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू योर ग्राफिन फॉलिकल. अब आपका सबसे मेच्योर फॉलिकल आपके यहाँ पे बन चुका है. अब कुछ एडिशनल आपके यहाँ पे एडिशन आपके यहाँ पे नहीं होगा. नाउ द ओनली थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग हियर इज कि अब यहाँ पे आपका ये ब्रेक होता है. सो नाउ याद रखना, यू हैव अ ज़ोना पेलुसिडा व्हिच इज द आउटर लेयर ऑफ योर पर्टिकुलर oocyte. आपका जो सेकंडरी oocyte उसकी आउटर लेयर आपकी होती है ज़ोना पेलुसिडा, वो आपको पहले से ही मिलती है, बेसिकली वो पहले से आपकी होती है. ज़ोना पेलुसिडा किससे बना हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल सही, राइट. अब यहाँ पे आपका हुआ ग्राफिन फॉलिकल रप्चर और यहाँ से आपका निकल चुका है आपका ओवा रिलीज, बेसिकली सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है. दैट इज माय ओव्यूलेशन. तो इतनी कहानी पहले आप सबको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, सारे लड़कों को सारे लड़कियों को इतनी बात तो पहले यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. तो इसको लेकर अगर किसी को कोई मसला है तो बताइए. यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज समवन रेज योर हैंड. कोई तो भी हैंड रेज करेगा अभी, प्लीज एक बार हैंड रेज करना, एक बार फिर करना. या थैंक यू. ऑलराइट, सो नाउ आई कैन, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अनिरुद्ध, आपको ये समझ आ गया जो भी हमने किया अभी तक यहाँ तक? अनिरुद्ध. यस सर. अर्चना, ज्योति, आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? अर्चना एंड ज्योति, यहाँ तक समझ आ रहा है? नॉट सेइंग एनीथिंग. महेश, आपको समझ आ रहा है? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करो और बताओ क्या आ रहा है. यस सर. हाँ, महेश. देविशा, देविशा, दीपिका, यहाँ तक समझ आ रहा है जो भी हमने किया है? ठीक है. हाँ बेटा देविशा, एक बार फिर हम बाद में देख लेते हैं क्लास के एंड में, ठीक है. रानी, आई होप आपको क्लियर है. दीक्षा, दिया पांडे, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको सब कुछ? दिया पांडे इज नॉट सेइंग एनीथिंग. क्यों आप लोग बताते नहीं हो अनम्यूट करके कि आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, अक्षरा, व्हाट इज दिस? अक्षरा, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास? ये सब क्या है? सर क्या करिए मैं? नहीं बेटा, आपको ही संभालना बेटा बैच को, क्या कर रहे हो आप? ओके, गोपाल सिंह, आई होप इट्स क्लियर टू यू. हर्षदा, जानवी, इट्स क्लियर टू यू. काजल बिष्ट, क्या ये चीज क्लियर है आपको जो अभी तक हमने यहाँ तक किया? Yes, sir. ऑलराइट. काजल, उत्तराखंड, काजल टमटा, आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल. Yes, sir. राइट. किरण यादव, कैसे हैं आप और क्या यहाँ तक आपको सब चीजें समझ आ रही है? यस सर. किरण, अगर कोई पुराना लेक्चर मिस किया तो वो लेना वीडियो. ठीक है, क्लियर. ओम, आई होप इट्स क्लियर टू यू. प्रखर, इट्स क्लियर टू यू एज वेल. ओम, प्रखर, प्रिया, आई होप इट्स क्लियर टू यू. प्रिया एंड प्रियंका,
जो लोग बच्चे थोड़ा कम बात करते हैं ना उनसे हम लाइक थोड़ा और उससे पूछ रहे हैं सो दैट दे कैन आंसर। प्रिया, प्रियंका, इट्स क्लियर टू यू। रुबीना, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स अलोंग विद देम, बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पे बच्चे हैं, आई होप सबको ये सारी चीजें समझ आ रही है। नम्रता हो गया, देन वी हैव अंकिता, अंकिता यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, राइट। संचिता, संचिता, अक्षय, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ऑल राइट। शिव नहीं है ना क्लास के अंदर? शिव इज नॉट देयर ना? शिव इज नॉट देयर। अपूर्वा, दीपिका, अनिरुद्ध, ठीक है। अपेक्षा, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। ऑलराइट। सिद्रा, यस सर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अगर कोई रह गया हो तो या लेट मी नो अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड it's a very big number na, sometimes we'll reach out to everything, sometimes very difficult, so yeah. All right, so now you have, but still let me know. So I think दिवेश एक बार हम बाद में थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे क्लास के बाद। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा पहले तो, आउटर लेयर जो आपकी होती है दैट इज माय ज़ूना पेलिसिडा, ये तो आप जानते हो, दैट इज समथिंग आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आपको ज़ूना पेलिसिडा। एक और नाम याद रख लो, ज़ूना पेलिसिडा तो आपका होता ही है, उसके साथ एक और नाम याद रखो, यू विल फाइंड अ लेयर ऑफ सेल्स विल बी सीन सराउंडिंग द oocyte। सेकेंडरी oocyte के आसपास आपको एक लेयर ऑफ सेल्स भी आपको मिल जाती है। तो ज़ूना पेलिसिडा तो आपका है ही वहां पे, विच इज द ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर, उसके साथ साथ आपको एक सेल्स की आपको लेयर भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। और जो सेल्स की लेयर आपको मिलती है आउटसाइड द ज़ूना पेलिसिडा, दैट सेल्स की लेयर इज कॉल्ड एज माय कोरोना रेडिएटा, राइट, यू कॉल इट कोरोना रेडिएटा। So you said secondary oocyte. Yeah, you will find them in the secondary oocyte itself. Yes, secondary oocyte के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। बल्कि एक्चुअली में अपूर्वा देखा जाए ना तो ज़ूना पेलिसिडा तो आपके प्राइमरी oocyte से ही लगा हुआ आपको मिलता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं किया हुआ इसलिए हम उसे फिर कहते हैं कि सेकेंडरी oocyte से आपको मिल जाएगा, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो प्राइमरी oocyte से ही आपको ज़ूना पेलिसिडा लगा हुआ आपको मिल जाएगा इन द रियल सेंस में देखा जाए तो, ठीक है। तो इलावा बट हाँ, कोरोना रेडिएटा आपका बाद में आता है, दैट विल कम इन द सेकेंडरी oocyte के अंदर। So याद रखना, you have a ज़ूना पेलिसिडा and then you have a कोरोना रेडिएटा as well. So ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, you have a ज़ूना पेलिसिडा and you have a कोरोना रेडिएटा। सर बताइए सर, तो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर लिखा होगा कि जो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप ये पूछो ना कि क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कि ज़ूना पेलिसिडा कहाँ पे मिलता है, ऐसा आएगा ना कि कौन से लेयर के बाद आपको मिलता है, राइट? सो याद रखना ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है बिकॉज इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। इट्स वेरी मच एस्टैब्लिश कि आपका ज़ूना पेलिसिडा आपको प्राइमरी oocyte के आसपास से आपको मिल जाता है, बट एनसीईआरटी में वहां पे मेंशन किया हुआ इट इज ओनली सीन आफ्टर द सेकेंडरी oocyte के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। सो दैट इज व्हाई ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे आपको। जिस क्वेश्चन का आंसर काफी कलेक्टिवली सब लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर वो नहीं है जो एनसीईआरटी में, तो उसके क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये अपने हिमाचल के बच्चों को बताया था, आपको कभी वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इवन तो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे नहीं कभी वो, क्योंकि वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हेन Yes, sir. द वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि वो गलत है, देन उसके ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं आता, ओके सर। राइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो ये कहानी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये राइट अप है उसका, एक बार आप खुद से पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ आ रही है देन राइट अप आप लिए कुछ भी नहीं है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एक बार आप खुद से इसे आप लिख लेना, खुद से आप ये जो भी हमने यहाँ पे किया है ना वो एक बार आप खुद से लिख लो या ड्रॉ कर लो खुद से, खुद के हाथों से, खुद के हाथों से, राइट। एंड या जस्ट रिवाइज दोस थिंग्स सो यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। और प्लीज याद रखना कहाँ से कौन सा हार्मोन आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा था, देन यू शुड नो इट इज माय प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन रिलीज कर रहा है आपका एस्ट्रोजन, देन यू शुड टेल देम इट्स माय थीका इंटरना, राइट, इज गेटिंग द एस्ट्रोजन ओवर हियर, ठीक है। तो इतनी कहानी पहले याद रखो। अब इसके लिए कि आपका क्लास खत्म हो, पहले तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका संडे को टेस्ट हो रहा है ऑफ योर 11th ग्रेड, है ना। 11th ग्रेड का एफएसटी आपको होने वाला है संडे को, राइट। तो इसके लिए आप पूरा 11th तो आप रिवाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप पूरा 11th का बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का रिवाइज करवाओगे, बायो तो बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो आपको करना क्या है कि आपके जो मेजर टॉपिक है ना, जैसे आपका हो गया एनिमल फिजियो या प्लांट फिजियो, उसको आप रिवाइज कर लो। और कैसे करो? क्वेश्चन सॉल्व करके। रिवाइज करना मतलब पढ़ने मत बैठो। आई डोंट वांट दैट यू स्पेंड टाइम रीडिंग ऑल दोस थिंग अगेन राइट नाउ इन द वीक, वो होगा भी नहीं वैसे भी। क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई विल शेयर द मॉड्यूल विद यू, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपके साथ मॉड्यूल शेयर कर दूंगा और मॉड्यूल के अंदर आपको सारे 11th ग्रेड के आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, राइट।
तो वो निकालो, सॉल्व करो, और सॉल्व करते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है देन यू कैन गेट बैक टू मी कि सर ये एनिमल फिजियो का ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप बता दो, फिर हम उसको देख सकते हैं, राइट। बट सेपरेटली रीड करने का टाइम वेस्ट मत करो। आपके हाई वेटेड चैप्टर जो है ना, जैसे एनिमल फिजियो में सब कुछ आ गया आपका, ब्रीदिंग से लेके आपका हार्मोन्स तक वो हो गया, एंड प्लांट फिजियो, ट्राई टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जो आपका फेवरेट है उन दोनों में से उसको आप स्टार्ट करो, एनिमल फिजियो स्टार्ट कर लो, बॉटनी में से भी काफी कम लोगों को पसंद है, वहां से स्टार्ट करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। डू दैट एंड दैट्स हाउ यू कैन डू द रिवीजन। डोंट स्पेंड टाइम रीडिंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि आप रीड करोगे और रिवाइज करोगे, इट विल टेक सम टाइम। सो डू द रिवीजन बाय सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके। और जब एग्जाम देने के लिए आओ तो ये याद रखना कि तुमने 11th क्लियर किया है, राइट। सो यू नो योर 11th साइंस तुम क्लियर करके आ चुके हो 12th के अंदर, तो तुम्हें 11th तुम्हारा आता है, तो ऐसे मत सोचना कि हमने तो पढ़ा नहीं है, लाइक डोंट कम इन दैट वे, एंड देन गिव द टेस्ट एंड वी विल एक्सपेक्ट यू टू गेट अ बिग सेंस स्कोर इन दैट, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हाँ जी, अब बताइए, अब जो बच्चे हैं ना जिनको ये कहानी समझ नहीं आई वो रुक जाए, और जिन बच्चों को कुछ सवाल है, सर ये एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले हैं या क्वेश्चन बोर्ड से आने वाले हैं 11th? वापस बोलना बेटा, क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आया। एनसीईआरटी में से आने वाले या बोर्ड एचएससी बुक है उसमें से आने वाले? नहीं, ये तो नीड बेस्ड होगा, ये तो नीड बेस्ड होगा, एनसीईआरटी में से आएगा, एनसीईआरटी क्या नीड बेस्ड होता है, वही होगा। फिर वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन